अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। G20 सरबराह इजलास कल से जर्मनी में शुरू हो रहा है। इजलास से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं, इस पर हम बात करेंगे कुछ ही देर में। प्रोग्राम में और क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। मशरकी यूरोप के दौरे में सदर ट्रंप रूस को क्या पैगाम दे रहे हैं? There are consequences for their very, very bad behavior. सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप की सरगर्मियों को उनके हामी कैसे देखते हैं? The fake media is trying to silence us. और दुनिया भर में ज़ियाबीतिस का मरज क्यों बढ़ रहा है? हर वो इंसान जिनकी उम्र 42 साल से ज़्यादा हो गई तो उनको अपना शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पोलैंड के दौरे पर हैं। ये दौरा यूरोपीय लीडरान के साथ उनके यानी सदर ट्रंप के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए एक अहम मौके के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरे में सदर मशरकी यूरोपीय ममालिक के साथ तवानाई के शोबे में शराकत दारी पर खास तवज्जो दे रहे हैं। ये ममालिक गैस की फराहमी के लिए रूस पर इन्हिसार करते हैं, ताहम पोलैंड की कोशिश है कि मुस्तकबिल में वो अमरीकी माया गैस की फराहमी का मरकज बन सके। इस सिलसिले में सदर ने 3 सीज नामी इक़्तिसादी फोरम में भी आज शिरकत की और इस दौरे का एक और बड़ा मकसद ये है कि मशरकी यूरोपीय ममालिक को ये यकीन दिलाया जाए कि उनके मामलात में रूस की किसी भी मुमकिना मुदाखलत की सूरत में अमरीका उनके साथ खड़ा है। सदर ट्रंप ने पोलैंड के सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रूस को निशाना बनाया और कहा कि उसके इक़दामात और रवैया अदम इस्तेहकाम फैला रहे हैं। इसके अलावा आज सदर ने कुछ देर पहले वार्सा के तारीखी खर्जिंस्की स्क्वायर में भी पोलिश अवाम से खिताब किया। और पोलैंड से सदर ट्रंप आज जर्मनी जा रहे हैं, जहां G20 के सरबराह इजलास में वो शिरकत करेंगे और दुनिया के 20 ताकतों के जो लीडरान हैं उनसे मुलाकात करेंगे, जहां उनकी मुलाकात सबसे पहले ख़ास तौर पे एंगेला मर्केल से होगी। इस वक्त हमारे साथ वाशिंगटन में कैपिटल हिल से नदीम याकूब मौजूद हैं। उनसे हम पूछेंगे कि नदीम, इस वक्त जो सूरत हाल है दुनिया भर में और जो उनकी सदर ट्रंप की मसरूफियात रहेंगी G20 में, क्या तवक्कुआत हैं कि वो इजलास से क्या हासिल कर सकेंगे? जैसा कि आपने अपने तारुफ में कहा कि सदर ट्रंप जो हैं वो इस वक्त ईस्ट यूरोप में हैं, जहां से वो आज किसी वक्त जो हैं जर्मनी जाएंगे, जहां के जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में ये G20 जो ममालिक हैं, दुनिया की बड़ी मईशतें हैं, उनका सरबराही इजलास होने को है। इस इजलास में जैसा कि चूँकि ये हर साल इजलास होता है, इस मरतबा चूँकि मेज़बानी एंगेला मर्केल कर रही हैं, उनकी मुलाकात उनसे होगी। इस तरह के जो इजलास होते हैं उनमें एक तो वो एजेंडा होता है जो कि ग्लोबल नेचर का होता है, जिसमें इस मरतबा जो है वो क्लाइमेट चेंज होगा, ट्रेड होगा और उसके अलावा इमिग्रेशन के इश्यूज़ हैं जो कि बात होगी। सर फहरिस्त नॉर्थ कोरिया का इशू भी होगा। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये कि सदर ट्रंप जो हैं वो जब इस इजलास में शरीक होंगे तो मगरबी ममालिक जो हैं या इस जो ग्रुप है सरबराह, उनके कई ममालिक जो ऐसे हैं जिनके सदर ट्रंप के साथ वो इत्तफाक नहीं करते कुछ इश्यूज़ के ऊपर, ख़ास तौर पर जो इमिग्रेशन, ट्रेड और क्लाइमेट चेंज का इशू है, जिससे अमेरिका ने अपने आप को अलग कर लिया है। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल होगी, देखना होगा कि किस तरह से सदर ट्रंप जो हैं वो उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। हर साल में जब ये सरबराही इजलास होता है तो दुनिया जो हज़ारों मुज़ाहिरीन हैं, मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं उन पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। ख़ास तौर पर क्लाइमेट चेंज के जो सपोर्टर्स हैं वो वहाँ होते हैं और उनका ख्याल है कि ये कैपिटलिस्ट जो सरबराह कैपिटलिस्ट मईशतें हैं ये दुनिया में अमन के लिए कुछ नहीं करते। तो इस मरतबा भी वहाँ पर हज़ारों जो प्रोटेस्टर्स हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, इसके लिए सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। उस हवाले से बाकी जो इत्तलात हैं वो इस रिपोर्ट में देखिए और फिर मज़ीद बात करेंगे। ऐसे में जब पुलिस गश्त में इजाफा कर रही है और मुजाहिरीन एहतजाजी कैंप कायम कर रहे हैं, हैम्बर्ग में किसी को भी तवक्को नहीं कि इख्तिताम हफ्ता आसान होगा। एंगेला मर्केल इत्तफाक़ राय के लिए तो काम करना चाहती हैं, मगर अमरीकी इंतजामिया के साथ ताल्लुकात में कोई मोज़ा होता नहीं देख रही। मेरे ख्याल में कुछ मामलात पर काफी मुमासलत है, मगर कुछ दूसरे मामलात पर काफी ज्यादा इख्तिलाफात भी हैं। तो इसलिए मैं इन मुज़ाकरात से कोई तवक्को नहीं वाबस्ता करना चाहती, मगर मैं ऐसा भी नहीं समझती कि बिलाखिर हम तमाम मामलात पर मुत्तफिक हो सकेंगे। ताहम ये माकूल और ईमानदारी की बात होगी कि बैनुल अक़वामी सिफारतकारी के तमाम मामलात पर एक दूसरे से बात की जाए।
सदर ट्रंप स्टील की दरामदात पर महसूल लगाना और कोटा मुकर्रर करना चाहते हैं, जो उनकी ताज़ा तरीन और अब तक की सबसे संजीदा धमकी है। ये उनके अमेरिका फर्स्ट प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन इससे G20 मुमालिक परेशान हैं। And what he's doing, he's throwing all kinds of cards. वो हर किस्म के मामलात में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, जैसे नाफ्टा, और फिर मौसमियाती तब्दीलियों के मामले पर तनकीद, क्योंकि असल में वो चाहते हैं कि किसी बारे में भी कोई पॉलिसी ना हो। मेरा ख्याल है कि बिलाखिर वो शायद आज़ाद तिजारत चाहेंगे, मगर वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ममालिक जैसे चीन की मुनाफिकाना पॉलिसियों को बेनकाब करें। तो इस सरबराह इजलास में दर हकीकत बड़ी ताकतों के दरमियान तसादुम होगा। ट्रंप का ये स्टाइल नतीजा खेज साबित हो रहा है। मिसाल के तौर पर उनकी नेटो के इत्तेहादियों को धमकी के बाद कुछ अराकीन ने अपने दिफाई हिस्से में इजाफा करने का वादा किया। इसी तरह उन्होंने शुमाली अमरीकी ममालिक के दरमियान तजारत के मुआहदे को तोड़ने की बात की और अब मैक्सिको के साथ चीनी की बरामद के बारे में मुआहदा तय पा किया है। अमरीकी सदर अब चीन और इसकी स्टील की बरामदात को निशाना बना रहे हैं। सस्ता चीनी स्टील न सिर्फ अमरीका बल्कि बरतानिया और G20 के दूसरे रुकन ममालिक में मुलाजमतों पर ज़रब लगा रहा है। कुछ G20 ममालिक के रहनुमाओं के लिए माहौल अहम मसला है, मगर तजियाकार कहते हैं कि चूंकि चीनी स्टील की बरामदात सबका मुश्तरका मामला है, इसलिए इसे फौकियत दी जा सकती है। इस जो G20 ममालिक के सरबराही इजलास है, उसकी साइड लाइन्स पर कुछ अहम मुलाकातें जो हैं वो मुतवक्के हैं। ख़ास तौर पर दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। पहली मरतबा बिलमुशाफा मुलाकात होगी सदर ट्रंप और सदर रूस के सदर पुतिन के दरमियान। तजियाकारों का ख्याल है कि ये एक दिलचस्प मुलाकात होगी, क्योंकि रूस पर इल्ज़ाम है कि उसने इंतखाबात में मुदाखलत की, जिसका फ़ायदा सदर ट्रंप को हुआ। जी नदीम हमें प्रीव्यू दे रहे थे G20 के सरबराह इजलास का कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम। और इस वक्त हम चलेंगे पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे हेनरी रिजवेल के पास, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्रिप को कवर कर रहे हैं। हेनरी, वेलकम टू व्यू 360. I hope you can hear me. I can hear you fine. Good to be with you. Perfect. So this trip was being considered a second opportunity for President Trump to make a first impression. Has he been able to make friends with Eastern European leaders? Certainly here in Poland, I think the president will be very happy with the way things have gone today, with the crowd chanting his name repeatedly throughout his speech. Very warm words between President Trump and President Duda of Poland. President Trump took the time to hang around after his speech, greet some of the veterans and members of the military who were here, to wave to the crowd. So a very appreciative audience, and certainly he can go to the G20 in Germany knowing that at least he has one friend in Europe and Poland. But of course, as we've been hearing, he's likely to receive a far less warm welcome when he arrives in Hamburg in Germany. Right. So पोलैंड में तो सदर को बहुत वेलकम किया गया और उन्होंने अब से कुछ देर पहले तारीखी क्रेसेंस्की स्क्वायर में जो खिताब किया गया उसमें बार बार सदर के नाम के नारे लगे और खिताब करने के बाद सदर ने कुछ देर रुक के साबिक मिलिट्री के एहलकारों से भी मुलाकात की। तो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस सदर के लिए भी रहा और जाहिर है कि जब वो G20 में जाएंगे तो थोड़ा अपबीट महसूस करते हुए जाएंगे। What were some of the highlights of his speech in Krasinski Square? It was being termed as a historic event. There have been other American presidents like Kennedy, Reagan, Obama, who made very historic speeches in different parts of Europe. What were the highlights this time? It was an historic speech on that account, and a speech also littered with history. He was very well briefed on Polish history, and he spent much of his speech talking about Polish history, much to the delight of the crowd here in Krasnitsky Square. He referenced the Polish fight against the Nazis. He referenced their fight against communism. And he made his speech in front of the Warsaw Uprising Monument, which is a monument to the 150,000 people who died in 1944 trying to throw out the Nazi occupiers. So he set the scene really with that history, and he spoke a lot of shared Western values, religious values, values of skepticism over bureaucracy and the power of government, and his words were well appreciated by the crowd.
تو صدر نے اپنی اس تقریر میں ایک تو پولینڈ کی ہسٹری کی بات کی، اس کے لیے وہ بہت تیاری کر کے گئے تھے، اور انہوں نے پولش عوام نے جو کمیونزم کے خلاف بھی اور نازی جرمنی کے خلاف بھی جو ماضی میں جد و جہد کی، اس کی تعریف کی صدر نے، اور اس کے علاوہ جو شیئرڈ ویلیوز ہیں، جو مشترکہ اقدار ہیں یورپ کی امریکہ کے ساتھ، جیسے مذہبی آزادی اور دوسرا بیوروکریسی کو کم کرنے کی کوشش تاکہ عوام ترقی کے راستے پہ تیزی سے گامزن ہوں، ان کے بارے میں بات کی جن کو پولش عوام نے بہت سراہا. Henry, we also saw Melania Trump make some brief remarks. How were that received? Sorry, could you repeat the question? Melania Trump, the First Lady, also spoke briefly before President Trump took the stage. She did, indeed. She took to the podium just before President Trump. She's a popular figure here, I think, originally, of course, from Eastern Europe herself, so there's some shared identity there. She spoke very warmly of the way she and her family had been welcomed here in Poland. It's not only President Trump and Melania, it's his daughter Ivanka Trump and her husband, Jared Kushner, as well, were among the crowd. And she thanked them really for the welcome that Poland has given President Trump. Of course, this isn't an easy trip for him. He knows that G20 meeting is coming up where he's likely to face much more hostile crowds and much more hostile questions, not to say much more hostile hosts, really. So I think this was a moment to enjoy the fact that the American president does have friends in some parts of Europe. So Melania Trump کے خطاب کو بھی اگرچہ وہ بریف تھا، لوگوں نے بہت پسند کیا کیونکہ میلانیا ٹرمپ کا اپنا تعلق بھی سلووینیا سے ہے جو کہ ایک مشرقی یورپی ملک ہے، تو ان کے بریف ریمارکس کو بھی بہت ویلکم کیا لوگوں نے. Henry, last but not the least, the crowd was there, the crowd was happy, it was excited, but there also have been protests and opposition to President Trump, even in Poland. Tell us a little bit about that. That's right, there have been, although the protests were kept well away from the television cameras and well away from Krasnitsky Square today, so they didn't disrupt any of the proceedings. The main two strands of protest here have been against allegations of chauvinism, of molestation by President Trump. You remember going back last year to those comments that were caught on camera. And secondly, about President Trump's decision to pull America out of the Paris Climate Treaty. Many opposition supporters here upset with that decision. But certainly I think we'll see a much bigger scale of protests in Hamburg. All right. So ہنری نے یہ بھی بتایا کہ مظاہرین تو وہاں موجود تھے لیکن ان کو کیمروں سے اور خاص طور پہ تاریخی کرزنسکی اسکوائر سے آج دور رکھا گیا. مظاہرین نے ایک تو اعتراض کیا صدر ٹرمپ کے جو خواتین سے متعلق بیانات ماضی میں منظر عام پر آئے ہیں ان کے بارے میں، اور دوسرا وہ اس وجہ سے بھی ناراض ہیں کہ صدر نے امریکہ کو پیرس کلائمیٹ چینج ایگریمنٹ سے نکال لیا. تو یہاں پہ مظاہرین کو بہت کہہ لیجئے کہ پبلک قسم کا وہ فوکس نہیں مل سکا، لیکن جرمنی میں ہم دیکھ رہے ہیں ہیمبرگ میں مظاہرے ہو بھی رہے ہیں G20 سے پہلے، اور مزید مظاہروں کا بھی توقع کی جا رہی ہے. سو یہ تھی ایک رپورٹ اپڈیٹ وارسا پولینڈ سے وائس آف امریکہ کے ہنری رجول کی جانب سے. ہنری، تھینک یو سو مچ فار دس اپڈیٹ فرام وارسا. اور اب بات کرتے ہیں قطر کے تنازع کی، جس کے بارے میں صدر ٹرمپ نے مصر میں اپنے ہم منصب عبدالفتاح السیسی سے بذریعہ ٹیلی فون بات کرتے ہوئے مسئلے کے حل کے لیے تعمیری بات چیت پر زور دیا ہے. وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر کا کہنا تھا کہ قطر اور پڑوسی ملک دہشت گردی کی فنڈنگ روکنے کا اپنا وعدہ نبھائیں. قطر کی جانب سے سعودی عرب، مصر، بحرین اور متحدہ عرب امارات کے 13 مطالبوں پر منفی جواب ملنے کے بعد چاروں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے اپنے اجلاس میں قطر کا بائیکاٹ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ قطر اپنے پڑوسیوں سے زیادہ شدت پسندی اور اشتعال انگیزی میں دلچسپی ظاہر کر رہا ہے، جبکہ لندن میں قطر کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر کا بائیکاٹ مغرب میں اس کے خلاف جذبات بھڑکانے کی ایک کوشش ہے، جبکہ مغربی ممالک میں اس بات پر تشویش پائی جا رہی ہے کہ قطر اور اس کے پڑوسیوں کے درمیان تعلقات میں تناؤ خطے کے حالات کو مزید خراب کر سکتا ہے. اور شمالی کوریا کی جانب سے 2 روز قبل بین البراعظمی قرار دیے جانے والے میزائل کے تجربے پر صدر ٹرمپ نے آج پولینڈ میں بھی بات کی. صدر کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا کا رویہ خطرناک ہے اور اس کے لیے وہ سخت اقدامات کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تاہم صدر نے ان اقدامات کی کوئی تفصیل نہیں دی. اس سے پہلے بدھ کی شام اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی کہہ چکی ہیں کہ ان کا ملک یعنی امریکہ اپنے اور اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے، مگر امریکہ کی خواہش ہے کہ معاملات اس طرف نہ جائیں جہاں اسے طاقت کا استعمال کرنا پڑے.
اور جناب پاکستانی باکسر محمد وسیم نے پیناما میں ورلڈ باکسنگ مقابلے میں مسلسل 6ٹھی فتح حاصل کی ہے اور مقابلے میں جیت کے لمحات کی ویڈیو آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر دیکھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں اور بہت سے منفرد فیچرز اور ویڈیوز بھی آپ کے لیے موجود ہوتے ہیں, تو جب چاہیں لاگ ان کر سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ یہ انفارمیشن بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور ورلڈ ویو ہم یوزلی پروگرام میں لے کے آتے ہیں, لیکن آج اور اتنا کچھ ہے شو میں شامل, تو ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. صدر ٹرمپ نے صدر ڈوڈا جو پولینڈ کے صدر ہیں ان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران امریکی نیوز چینل CNN کو ایک بار پھر جعلی میڈیا قرار دیا. صدر اکثر اپنی ٹویٹس میں بھی ان چینلز کو نشانہ بناتے ہیں جو ان پہ تنقید کرتے رہتے ہیں, لیکن زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ صدر کے حامی ان کی ایسی ٹویٹس کو کیسے دیکھتے ہیں جو مین اسٹریم میڈیا میں تنازع کھڑے کرتی رہتی ہیں. مقبولیت کی کم ترین سطح پر ہونے کے باوجود صدر ٹرمپ کو اس ریلی میں والہانہ استقبال ملا. اس موقع پر انہوں نے ایک بار پھر میڈیا کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. The fake media is trying to silence us. جعلی میڈیا ہمیں خاموش کرانا چاہتا ہے, لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہم سچ جانتے ہیں. The people know the truth. امریکی نیوز چینل MSNBC کے میزبان جو اسکاربرو اور میکا برزسکی کے بارے میں صدر کی ٹویٹس پر اٹھنے والا طوفان ابھی تھما بھی نہیں تھا کہ صدر نے ایک ویڈیو کلپ ٹویٹ کیا جس میں ایسے دکھایا جیسے وہ CNN کی پٹائی کر رہے ہوں. جواب میں CNN نے ایک بیان میں کہا کہ ایسے ویڈیو سے صدر صحافیوں پر تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, لیکن 5 لاکھ لائکس اور 30,000 ری ٹویٹس کے ساتھ ویڈیو تو وائرل ہو چکی تھی. ان دنوں وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگز نہ صرف کم ہو رہی ہیں بلکہ وہاں بھی میڈیا پر کڑی تنقید ہونے لگی ہے. میرے خیال میں ہمیں اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز پر توجہ دے رہے ہیں, کسی کی کوریج کر رہے ہیں اور یہ یقینی بنائیں کہ وہ درست بھی ہو اور سچ بھی. وائٹ ہاؤس کی نئی پریس سیکرٹری کے ان الفاظ پر کمرے میں موجود صحافیوں نے سخت اعتراض کیا. ہم یہاں آپ سے سوال پوچھنے آئے ہیں, آپ کا کام ہے جواب دینا, اور آپ نے جو ابھی کہا وہ تو اس ملک میں بہت سو کو اشتعال دلا دے گا جو کہیں گے کہ دیکھا ایک بار پھر صدر صحیح ہے اور باقی سب جعلی میڈیا ہے. صدر کی ٹویٹس کو ان کی اپنی پارٹی کے کچھ اراکین نے بھی ناپسند کیا ہے. مبصرین کی رائے ہے کہ صدر چاہے ایسی ٹویٹس کر کے اچھا محسوس کرتے ہوں, لیکن اس کا انہیں نقصان ہی ہوگا. صاف ظاہر ہے کہ وہ ایسے بہت سے لوگوں کو خود سے دور کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا. مجموعی مقبولیت دیکھیں تو وہ کئی نسلوں میں سب سے کم مقبول صدر ہیں. ناقدین کچھ بھی کہیں, صدر ٹرمپ اور ان کے ترجمان کہہ چکے ہیں کہ وہ تو ٹویٹر کے ذریعے اپنے حملے جاری رکھیں گے. جیسے صدر کی یہ ٹویٹ کہ جعلی اور فراڈ میڈیا ریپبلکنز اور دوسروں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مجھے سوشل میڈیا نہیں استعمال کرنا چاہیے, مگر یاد رکھیں جیتا تو میں ہوں. پیٹر ہائن لائن کے ساتھ شچی جین, اردو VOA. اور اب وقت ہو رہا ہے ہمارے ہفتہ وار سیگمنٹ ہیلتھ کا, جس کے لیے ہم جائیں گے سعدیہ اسد کے پاس. سعدیہ, آج کے سیگمنٹ کا ٹاپک کیا ہے؟ جی ثاقب, پچھلے 30 برسوں میں دنیا بھر میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اور نمایاں اضافہ ہوا ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ تعداد 1980 میں 10 کروڑ کے قریب تھی, جو اب 42 کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے. پاکستان اور بھارت میں بھی یہ مرض نہ صرف تیزی سے پھیلا ہے بلکہ معمر افراد کے ساتھ ساتھ 11 سے 14 سال کے بچوں میں بھی نظر آنے لگا ہے. آئیے دیکھتے ہیں بھارت کی صورتحال اور پھر پاکستان کی بات کریں گے. روہن سیرن بھی دوسرے بچوں ہی کی طرح ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ اسے دن میں 4 بار انسولین کا ٹیکہ لگانا ہوتا ہے. میرا جسم انسولین پیدا نہیں کرتا, اس لیے مجھے انسولین کے ٹیکے لگانے کی ضرورت ہے. بعض اوقات دن میں 3 بار یا پھر جب مجھے کچھ تھوڑا بہت کھانا ہوتا ہے. سیرن کی عمر 15 برس ہے اور اسے ٹائپ 2 ذیابیطس کا عارضہ لاحق ہے. بعض اوقات مجھ پر اس کا بڑا منفی اثر پڑتا ہے, جیسے اگر میں زیادہ کھیل لوں اور مناسب انداز میں کھانا نہ کھاؤں تو میرا شوگر لیول کم ہو جاتا ہے. پھر میں گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں اور صحیح طرح کھیل نہیں سکتا. سیرین کی والدہ بھارتی فوج میں میڈیکل افسر ہیں اور انہوں نے اپنے سارے گھرانے کے لیے مخصوص خوراک اور ورزش کا پروگرام بنایا ہے.
मेरे ख्याल में बच्चों में जंक फूड और कोला जैसे मशरूबात इस्तेमाल करने का रुझान पैदा नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि वर्जिश की तरफ माइल किया जाए। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि वालिदैन के लिए भी जरूरी है। खेल आपको सेहतमंद रखेगा, ये बेहद अहम है, खासतौर पर अगर आप बचपन से ही ये आदत डाल लें। भारत में तकरीबन 30% नौजवान मोटापे का शिकार हैं, और यही मोटापा ज़ियाबीतस 2 पैदा करने की एक बड़ी वजह भी है। मोटापे का शिकार होने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है, और ये एक बड़ी वजह है कि वो ज़ियाबीतिस या दूसरे अमराज का शिकार हो रहे हैं। और एक और बड़ी वजह ज़हनी दबाव भी है। 14 से 16 बरस की उम्र में दबाव का अंसर ज्यादा हो जाता है। दूसरे मुल्कों ने सेहत के शोबे में भारतीय ओहदेदारों को बताया है कि ज़ियाबीतस के केसेस में कमी कैसे लाई जा सकती है। हम पर ज़ियाबीतिस में इजाफे का बड़ा बोझ है, लेकिन तरक्की याफ्ता मुल्कों के तजर्बात से हमें इस पर काबू पाने की हिकमत अमली के बारे में मालूम होता है। हम जानते हैं कि हमें इस वक्त किस नौयत की पॉलिसी बनाने की जरूरत है ताकि हम उन मसाइल से बच सकें जिनसे तरक्की याफ्ता ममालिक को गुजरना पड़ता है, और उन्हें इस नौयत के बोझ का सामना रहा है, और हम बराह रास्त इस मरहले में पहुँच जाते हैं जहाँ इस मर्ज में कमी का आगाज होता है। अगर इस वक्त इस मसले से ना निपटा गया तो भारत को सेहत के एक बहरान का सामना हो सकता है। पाकिस्तान में इस वक्त ज़ियाबीतिस के मरीजों की तादाद 70 लाख से ज़्यादा है, और तकरीबन इतने ही अफराद हैं जिन्हें मालूम भी नहीं कि उन्हें ये मरज़ लाहक है। इसकी वजह क्या है और आलमी सतह पर ज़ियाबीतिस की टेस्टिंग के बारे में क्या गाइडलाइंस हैं, यही जानने के लिए हमने बात की पॉलीक्लिनिक इस्लामाबाद में डॉक्टर सरवर मलिक से। चूँकि इसके जो सिम्टम्स या जो अलामत होती है वो 100 में से सिर्फ 5-10 लोगों में आती है। 90% लोगों में ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, बगैर अलामत के होती है। कुछ लोगों में तो कभी कभी इसकी जब कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ आती है तो उस वक्त पता चलता है। से आजकल दुनिया में रिकमेंडेशन ये है कि हर वो इंसान जिनकी उम्र 42 साल से ज़्यादा हो गई तो उनको अपना शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए सालाना की बुनियाद पर। लेकिन ये वो लोग होते हैं जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ नहीं होती है, जिनका वज़न और हाइट के हिसाब से वज़न नॉर्मल होता है, वॉक करते हैं। लेकिन वो लोग जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है, जिनका वज़न नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होता है, या वो ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी के दौरान उनके डायबिटीज़ का चेक नहीं करवाया, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा है, या जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाया उनका नॉर्मल से ज़्यादा है, इन तमाम लोगों में एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपना शुगर लेवल चेक करवाना चाहिए। और फिर अगर नॉर्मल आता है तो 6 महीने या सालाना की बुनियाद पर अपने शुगर लेवल पर नज़र रखनी चाहिए। तरक्की याफ्ता मुल्कों में ज़ियाबीतिस के बढ़ने की वजह लोगों का तर्ज ज़िंदगी है, जिसमें ज़्यादा देर बैठना, फास्ट फूड खाना और वर्जिश से दूरी शामिल हैं। जबकि तरक्की पजीर मुल्कों में मरीजों में इजाफा सेहत के कमज़ोर निज़ाम के बायस हो रहा है। हेल्थ सेगमेंट के साथ सादिया असद हमारे साथ थी। थैंक यू सादिया। देखिए साकिब, जितनी आजकल ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, इनका ताल्लुक हमारे लाइफस्टाइल से साबित ही हो चुका है। तो दिस मीन्स के हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी जिंदगी की जमानत है। तो यहाँ पे हम आज का व्यू 360 कर रहे हैं ख़त्म, क्योंकि वक्त हो गया है। और उम्मीद है कि आपने आज का शो एंजॉय किया। अपनी फीडबैक आप हमें ज़रूर दीजिए। फीडबैक के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज facebook.com/VOA उर्दू पर, हमें बताइए कि आप इस शो में और क्या कुछ देखना चाहते हैं। कल इसी वक्त इसी जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। हैव अ नाइस इवनिंग।